हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपके हिंदी पवन सीरीज़ के पार्ट सेकंड है। इसमें आपके जो कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न रह गए थे मैं उनको कवर करूंगी। तो मैंने पिछले पार्ट में आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर किया था और जो कुछ बचे हैं मैं इस वीडियो में आपको सारे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो जो लोग पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो वो लोग पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी जा करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन के तहत आपको वीडियो की सूचना मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। पाठ्य पुस्तक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। एक कौन सा होता है? सूक्ष्म अध्ययन संबंधी जो पुस्तकें होती हैं, और दूसरा क्या होती है जिसमें विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तक, यानी कि एक हमें क्या होता है, एक में हमें बहुत सूक्ष्म रूप में हमें कोई पुस्तक है उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें में आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। एक क्या होगा, विस्तृत। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप देखे होंगे कि जो सीरीज़ ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म अध्ययन में आपको जो पुस्तक होती है, जैसे पवन सीरीज की हो या राजन सीरीज की या अदर किसी भी बुक्स हो, ठीक है, तो आप इसमें सीरीज में आपको क्या मिल जाएगा, बहुत कम मतलब जो पुस्तक होगी, वो जो बुक होगी, बहुत कम पेजों में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे पवन सीरीज या राजन सीरीज। लेकिन दूसरा क्या है, विस्तृत। लेकिन आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की राइटर की बुक लेंगे तो उसमें आपको क्या पूरा डीप में आपको एक एक टॉपिक कवर किया गया होगा। ठीक है, तो यही होता है प्रकार। सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें होती हैं और एक क्या होता है, विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होते हैं? तो वो क्या होती है, सार्थकता होती है और शुद्धता होती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो जो भी कंटेंट दिया गया होगा, जो भी आंसर होगा, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, उनमें एक सार्थक उनकी उनकी होगी, और दूसरा क्या हो, शुद्धता के साथ दिया होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के दोषों के पर प्रकाश डालिए। तो दोष पूर्ण पुस्तकें वह होती जो प्रयोजनहीन हो, यानी कि कोई भी योजना के तहत ना की गई हो, और वे नीरस होती हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं बोरिंग हो। ठीक है, इंटरेस्ट ना हो उसको पढ़ने में। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ठीक है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, 4 कौशल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा के कोई 2 रूप लिखिए। तो कौन? मातृभाषा होती है और सांस्कृतिक भाषा। ठीक है, कौन कौन से? मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक क्या है? तो व्याकरण है, भाषा विज्ञान है और भाषा कौशल। ठीक है, 3 है इसके। अगला है, भाषा के मुख्य तत्व क्या है? तो अभिव्यक्ति करना भाषा का तत्व होता है, और भाव एवं विचार लाना, ये सभी क्या होते हैं, भाषा के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो भाषा क्या होती है, स्थूल से सूक्ष्म और अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है, यानी कि भाषा जो होती है क्या, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न, भाषा विकास के कोई 2 अंग लिखिए। तो इसमें क्या होता है, शब्द भंडार और वाक्य विन्यास करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने भावों व विचारों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। तो भाषा के माध्यम हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई बात को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी किसी सामने व्यक्त कर सकते हैं, चाहे अपने वो विचार हो या फिर भाव हो। ठीक, अगला प्रश्न, मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार का पता लगाया जाता है उसी का नाम क्या होता है, मूल्यांकन। जैसा कि मैंने आपको जो आपका शैक्षिक मापन एवं क्रियात्मक शोध सब्जेक्ट है, जो मैंने उसके तहत मैंने आपको सारी चीज़ों को कवर किया कि मापन मूल्यांकन क्या है, दोनों में अंतर क्या, इनकी विशेषताएं क्या, इनके स्तर कौन कौन से होते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पर आप दे सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन मैंने अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि मूल्यांकन क्या होती है, कि जो इसमें क्या हम देखते हैं कि बालक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक किया है, वो हमारा क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो मूल्यांकन द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि शिक्षा या शिक्षण की उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है? तो जब छात्र को पता होता है कि उनका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करना ही नहीं है,
यानी कि केवल परीक्षा को पास करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है। सभी उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि में संभव है। यानी कुछ लोगों का टारगेट होता है सिर्फ पेपर जो हो रहे एग्जाम पास करना, लेकिन कुछ का क्या होता है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सही ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने आप में क्या करना है, ज्ञान में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो हम लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, जिसमें हम पत्र लेखन करते हैं, कहानी, कविता, निबंध, ये सबके माध्यम से हमारी लिखित अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान कौन कौन से हैं। तो चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पाठ, अभिनय, अनुसरण या वाद विवाद। ठीक है। अगला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। तो मानव अपने विचारों, अनुभव तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा क्या करता है, चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में क्या है, ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव है। ये आपको लैंग्वेज टफ लग रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि लिखित अभिव्यक्ति क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने भावों एवं विचारों को लिखकर क्या करते हैं, हम लेखन माध्यम से व्यक्त करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, लिखित अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे जब निबंध लिखें या फिर हम कोई पत्र लेखन लिखते हैं, तो ये सभी हमारी जो उसमें हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं, किसके माध्यम से, लिख करके, वो हमारी लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक। तो अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति की विधियां कौन कौन सी होती है। तो अनुकरण, मॉन्टेसरी, चित्रलिखन, रचनात्मक, पढ़ो लिखो। ठीक है, सब विधि आती है। अगला प्रश्न सुलेख, सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपाय का वर्णन कीजिए। बैठने का ढंग इसके अंतर्गत आता है। उपयुक्त वातावरण, लिपि, सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, सब चीज़ें आती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ताथा दाधा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ये दंत से होता है। अगला प्रश्न है आग तथा हाथी का तत्सम। तो आग का अग्नि और हाथी का गज। ठीक है। अगला है कि उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, प्रत्युपकार कहते हैं। अगला प्रश्न है 12 बाट होना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए बताना है। तो 12 बाट होना का मतलब बंटवारा होना। रमेश अपने भाइयों से क्या हो गया, 12 बाट हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो वो जो इनफॉर्मल होती है यानी कि अनौपचारिक होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल को हम जब समान अर्थ में अर्थ ना प्रकट करें, विशेष अर्थ को प्रकट करें, वो हमारा क्या कहलाता है, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नाम है इनका। अयोध्या हरिऔध जी का पूरा नाम, ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हुए हैं। अगला है उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखे। तो उन्नत का अवनति हो जाएगा, कृपण का क्या हो जाएगा, खर्चीला या दाता। ठीक है। अगला है सावन या किसान का तत्सम क्या होगा। तो सावन का क्या होगा, श्रावण, किसान का क्या होगा, कृषक। आंसू किसकी, जो आंसू रचना है वो किसके रचयिता कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है। आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आकाश से तारे मतलब असंभव कार्य करना। ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लाना जैसा है। अगला प्रश्न, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन कवि जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह तथा चितेरा शब्द का तत्सम बताओ। उत्साह का क्या हो जाएगा, उत्साह। चितेरा का क्या हो जाएगा, चित्रकार। जो सबके उपयोग के लिए हो, इसका एक वाक्य बताता है। सार्वजनिक। नील कमल सी मुख प्रभा, सरस सुधा से बोल, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार और सासी से सरी समान। ठीक है। आकाश का चांद होना यानी कि असंभव, आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो असंभव कार होना। वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अगला है चतुर्दिक तथा यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समाज में नाम लिखे। तो चतुर्दिक में क्या आ रहा है, चार आ रहा है, तो दिग्गज समास जाएगा। यथाशक्ति यानी कि अव्ययीभाव समास। अगला है कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव लिखना। तो कोकिल क्या हो जाएगा, कोयल। कूप का क्या हो जाएगा, कुआं। ठीक है। सब आपके प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है प्र व सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द ने। तो प्र से क्या बन जाएगा, प्रहार। दूसरा क्या बन जाएगा, प्रकार। सु से क्या बन जाएगा, सुगम और सुविचार। ठीक है। सु प्लस विचार बराबर सुविचार। ठीक है। अगला प्रश्न समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची। तो सागर, रत्नाकर, जलधि और अरोति। अगला प्रश्न एक दंत एवं नीलकमल में कौन सा समास है। एक दंत यानी कि द्विगु समास है। संख्यावाचक नीलकमल में क्या हो जाएगा, कर्मधारय संबंध। अगला प्रश्न खाने के दांत और दिखाने के और। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कथनी और करनी में अंतर। पाकिस्तान के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। ठीक है।
अगला प्रश्न है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है। ठीक है। अट्टालिका तथा अमूल शब्द का तद्भव आपको लिखना है। तो अट्टालिका यानी कि अटारी होता है, अमूल यानी कि अमोल वस्तु। ठीक है। अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द, तो अप से क्या बन जाएगा? अपशब्द, अपमान, अपकार। प्रति लगा प्रतिकाल, प्रतिफल, प्रतिदिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, आग बबूला होने का अर्थ बताइए। तो आग बबूला यानी कि क्रोधित होना। मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वह क्या हो गया? आग बबूला हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची। तो पुष्प का क्या होगा? कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून, ये सब पुष्प के हो जाएंगे। बिजली का क्या हो जाएगा? चंचल, चपला, सया, दामिनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का। तो जीवन निर्वाह यानी कि तत्पुरुष समास। वीणा वादनी डैश लगा तो क्या हो जाएगा? सरस्वती माता को बोलते हैं हम वीणा वादनी। ठीक है। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। अगला है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। तरन, तरुजा, तमाल, तरुवर, इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। क्या हो जाएगा? उपग्रह, उपनाम, प्रतिफल और प्रतिकार। ठीक है। तो मैंने आज आपके सारे आपके अतुल्य गोत्रीय प्रश्नों को कवर कर दिया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।